हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा के लिए इतिहास के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 3 चैप्टर को कवर करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीतिक चेतना का एक प्रतिफल है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो अपने राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना को विकसित करता है। अर्थात राष्ट्रवाद में लोगों को अपने देश के प्रति विशेष लगाव की भावना विकसित होती है। यह किसी देश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना को स्थापित करती है। राष्ट्रवाद ने बहुराष्ट्रीय राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है। राष्ट्रवाद यह यूरोप से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या महत्व है? पहले यूरोपीय देशों में यहूदियों की बस्ती को घेटो कहा जाता था। अर्थात जहाँ पे यहूदी लोग रहा करते थे उन बस्तियों को ही घेटो कहा गया था। लेकिन वर्तमान समय में यह समान धर्म, भाषा या क्षेत्र के लोगों को दर्शाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यूरोप के राजनीति में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। इसके शासनकाल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। इसके काल में ऑस्ट्रिया में बहुत बदलाव आए थे और मेटरनिक ने नेपोलियन को हराने के बाद यूरोप में स्थिरता कायम की थी। इसी वजह से मेटरनिक के शासनकाल को ही मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण में मेजनी का बहुमूल्य योगदान था। वह एक दार्शनिक, साहित्यकार और गणतंत्र का समर्थक था। राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर उसने राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनेरी का यह सदस्य बना था। अर्थात उस समय में कार्बोनेरी जो था वो एक क्रांतिकारियों का समूह था, संगठन था, जिसका यह सदस्य बना था। 1830-31 के विद्रोह में उसने सक्रिय भूमिका निभाई थी। जब 1830-31 के समय में जब वहाँ पे विद्रोह हुआ था तो उसमें वो सक्रिय भूमिका निभाया था। विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। बाद में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसने यंग इटली नामक संगठन का स्थापना किया। बाद में मेजनी ने यंग इटली नामक एक अपना संगठन बनाया था। वह ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त कराना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी कौन था? गैरीबाल्डी एक राष्ट्रभक्त था। गैरीबाल्डी युद्ध की नीति में विश्वास रखता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी लाल कुर्ती का गठन किया था। उसकी सहायता से इसने सिसिली पर अधिकार कर लिया। अर्थात गैरीबाल्डी जो था वह एक राष्ट्रवादी नेता था और उसने लाल कुर्ती नामक एक संगठन बनाया था और इसी के सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर लिया। वहाँ उसने गणतंत्र स्थापित किया। गैरीबाल्डी पोप के राज्य पर भी अधिकार करना चाहता था, लेकिन काबुल की अनुमति नहीं मिलने के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। अर्थात गैरीबाल्डी जो है वह पोप के भी राज्य को उसको जो है उस पर अपना अधिकार करना चाहता था, लेकिन काबुल ने इसके लिए मना कर दिया और उसकी अनुमति नहीं मिलने के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। गैरीबाल्डी के प्रयासों से इटली के एकीकरण का दूसरा चरण पूर्ण हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, बिस्मार्क कौन था?
बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार किया? बिस्मार्क एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अर्थात बिस्मार्क जो था एक राष्ट्रवादी नेता था और वो कूटनीतिज्ञ भी था, और इसी के कारण जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ। पर्सा का चांसलर बनने के बाद बिस्मार्क का प्रमुख उद्देश्य पर्सा को शक्तिशाली बनाना और जर्मनी में ऑस्ट्रिया के प्रभाव को समाप्त करना था। यानी जब यह पर्सा का चांसलर बना तो इसका उद्देश्य हो गया जर्मनी में ऑस्ट्रिया के प्रभाव को समाप्त कर देना। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का सहारा लिया। बिस्मार्क जो है वह रक्त और लौह की नीति में जो है विश्वास रखता था तथा अपने देश में सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया। बिस्मार्क जो है अपने देश में सभी के लिए जो है सैन्य सेवा को अनिवार्य कर दिया। अर्थात वहाँ पे जो भी युवक होते थे सबको सैन्य सेवा देना अनिवार्य कर दिया। सेना में शामिल होकर युद्ध लड़ना देश के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा बिस्मार्क ने रूस, फ्रांस और इटली से भी मित्रता कर लिया, ताकि जब ऑस्ट्रिया के साथ जब पर्सा की लड़ाई हो तो कोई भी पड़ोसी राष्ट्र ऑस्ट्रिया की सहायता न कर सके। देखिए किस प्रकार से जो है ये बिस्मार्क ने जो है वो कूटनीति का सहारा लिया। उसने रूस को, फ्रांस को और इटली को भी अपना मित्र बना लिया, ताकि जब ऑस्ट्रिया से जब लड़ाई हो तो इसको कोई भी पड़ोसी देश जो है इसकी सहायता न कर सके। अगर इस प्रश्न को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है तो इसमें जो है कुछ और जोड़ना पड़ेगा, और लघु के लिए बस इतना ही आंसर काफ़ी है। अगर दीर्घ में पूछा जाता है तो आगे ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको भी इसमें ऐड करना अनिवार्य है। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क को 3 युद्ध करना पड़ा था। पहला था डेनमार्क के साथ युद्ध। सेल्सविग और हॉलस्टीन में जर्मनी निवासी बड़ी संख्या में थे, परंतु डेनमार्क इन पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था। अतः बिस्मार्क ने डेनमार्क से युद्ध करने का निर्णय लिया। 1864 में हुए युद्ध में डेनमार्क की पराजय हो गई और सेल्सविग पर प्रसा ने अधिकार कर लिया। हॉलस्टीन पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद है सेडोवा का युद्ध। होल्स्टीन के प्रश्न पर 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध सेडोवा में हुआ। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हो गई। होल्स्टीन पर प्रजा का अधिकार हो गया। इसके बाद प्राग की संधि के अनुसार जर्मन महासंघ को भंग कर दिया गया और 22 उत्तरी जर्मन राज्यों को उत्तरी जर्मनी महासंघ प्रसा के नेतृत्व में बनाया गया। उसके बाद है सीडान का युद्ध। यह युद्ध फ्रांस के साथ 1870 में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय पराजित हो गया। इसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि 1870 में के द्वारा जर्मनी के दक्षिणी राज्य को भी जर्मन महासंघ में मिला लिया गया। इस प्रकार 3 युद्धों ने जर्मनी के एकीकरण को कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, खूनी रविवार क्या है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूस जापान युद्ध में, रूस और जापान का जो युद्ध हुआ था उसमें रूस की पराजय हो गई थी। पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी थी। अर्थात जब रूस जापान युद्ध में जब रूस की पराजय हो गई तो वहाँ के जनता ने वहाँ के शासन के खिलाफ जो है क्रांति कर दी। 22 जनवरी 1905 को रूस की जनता प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। उसी समय जार की सैनिकों ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। वह दिन रविवार था, इसलिए उस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। अर्थात ये एक ऐसी व्यवस्था है पूंजीवाद जिसमें उत्पादन के जो भी साधन होते हैं उस पर बस कुछ ही मुट्ठी भर लोगों का अधिकार होता है और इसमें गरीब, किसान और मजदूरों का शोषण होता है। पूंजीवाद का शुरुआत अमेरिका से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग क्या है? समाज के गरीब, किसान, मजदूर लोगों के समूह को सर्वहारा वर्ग कहा गया है। इस वर्ग के लोगों को पास आवश्यक सुविधाएं नहीं थी। अर्थात जो समाज के गरीब, किसान और मजदूर लोग थे, इन्हीं इन्हीं लोगों के समूह को सर्वहारा वर्ग कहा गया था। इनके पास जो थी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शीत युद्ध से क्या समझते हैं? अर्थात शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? शीत युद्ध एक वाक युद्ध है। इसमें युद्ध प्रत्यक्ष रूप से ना होकर मौखिक रूप से होती है। अर्थात शीत युद्ध जो है एक वाक युद्ध है, यह एक मानसिक युद्ध है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से अस्त्र शस्त्रों से युद्ध नहीं की जाती है। इस युद्ध में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका और साम्यवादी राष्ट्र रूस के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्थात यह जो शीत युद्ध जो है यह दो देशों के बीच प्रारंभ हुआ, पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका और साम्यवादी राष्ट्र रूस। नेक्स्ट प्रश्न है, बाओवाद बाओदाई कौन था? बाओदाई अन्नाम का शासक था। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय के बाद जापान ने अन्नाम का शासन वहां के प्राचीन राजवंश को सौंप दिया। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है जापान ने अन्नाम का शासन वहां के प्राचीन राजवंश को सौंप दिया था, परंतु उसने शीघ्र ही पद त्याग दिया। लेकिन हनोई समझौता के बाद फ्रांस ने फिर से बाओदाई को कोचीन का शासक बना दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। सबसे पहला है, जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। अर्थात जर्मनी जो है 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। दूसरा है, इन राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं थी। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति, ये सब जो है ये मुख्य कारण है जिस वजह से जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी नेता था। उसने इटली और जर्मनी के में एकीकरण के लिए होने वाले सभी आंदोलनों को दबा दिया। मेटरनिख ने के दमनकारी नीति के कारण इटली और जर्मनी के जनता ने राष्ट्रवाद की भावना बढ़ गई। अर्थात इटली और जर्मनी में एकीकरण के लिए होने वाले सभी आंदोलनों को दबा दिया गया था। मेटरनिख के दमनकारी नीति के कारण ही इटली और जर्मनी में के जनता में राष्ट्रवाद की भावना जाग गई। ऑस्ट्रिया में मेटरनिख के पतन के बाद जर्मनी और इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। अर्थात ऑस्ट्रिया में जैसे ही मेटरनिख का पतन हो गया, जर्मनी और इटली में जो है वह एकीकरण जो है वो हो गया, क्योंकि जो जर्मनी और इटली के एकीकरण का जो मेन बाधा था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ही था।
नेक्स्ट प्रश्न है, रूस की नई आर्थिक नीति क्या थी? या साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? साम्यवाद काल में रूस की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी थी। उत्पादन का स्तर काफी गिर गया। अतः लेनिन ने अपनी आर्थिक नीति में संशोधन कर नई आर्थिक नीति को लागू किया। इस नई आर्थिक नीति के निम्नलिखित उद्देश्य थे। अर्थात जब रूस में साम्यवाद को लागू किया गया था, तब वहां पे आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी। इसलिए वहां की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लेनिन ने वहां पे कुछ नीतियां लागू की। पहला है, उसने उत्पादन में वृद्धि किया। दूसरा, खेतीहर वर्ग के असंतोष को दूर किया। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता को समाप्त कर दी गई। अधिक से अधिक बैंक खोले गए। उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया। विदेशी पूंजी को सीमित तौर पर आमंत्रित किया गया। कृषि भूमि का राष्ट्रीयकरण कर किसानों में बांट दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? उत्पादन बढ़ाने के लिए फ्रांसीसी सरकार वियतनामी मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के तहत काम करवाती थी। अर्थात वियतनाम में जब उत्पादन कम गया, तो खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए उसने मजदूरों से अनुबंध करना शुरू कर दिया। और इस अनुबंध के तहत जो है वो क्या होता था, यह अनुबंध जो है मालिक और मजदूरों के बीच होता था। इसमें मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त थे। अर्थात मजदूरों को जो था वहाँ पे कोई अधिकार नहीं था, और जो खेत के जो मालिक होते थे उनको असीमित अधिकार थे। इस अनुबंध में बंधुआ मजदूर की तरह मजदूर काम करते थे। अर्थात इसमें बंधुआ मजदूर की तरह मजदूरों से काम लिया जाता था। फल के बागानों, खेतों और खानों में मजदूरों से काम लिया जाता था। जो वहाँ पे खान होता था, कोयला का खान या लोहा का खान जो भी है, वहाँ पर या फिर बागान में और खेतों में इन मजदूरों से काम लिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ हुआ एक वियतनामी आंदोलन था। यह आंदोलन जो था यह वियतनाम में प्रारंभ हुआ था। यह उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन था। यह उपनिवेशवाद का विरोध करता था यह आंदोलन। इसे धार्मिक सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत बौद्ध धर्म के अनुयायी हुइन फू शो ने किया था। इस आंदोलन का जो शुरुआत है हुइन फू शो ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ? जिनेवा समझौता 1954 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, और यह अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के समय मानवीय मूल्यों को बरकरार रखना था। अर्थात युद्ध में जब कोई बंदी गिरफ्तार हो जाते हैं, या जब कोई बंदी दुश्मन देश के, जब कोई सैनिक जो है किसी दुश्मन देश के द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं, तो उसके साथ जो है दुश्मन देश जो है अमानवीय व्यवहार ना करे, उसके साथ कोई टॉर्चर ना करे। इसी उद्देश्य से जो है ये जिनेवा समझौता किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हो ची मिन मार्ग क्या है? हो ची मिन मार्ग हनोई से लेकर लाओस, कंबोडिया होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाने वाला एक मार्ग है। यह मार्ग काफी मजबूत था। अमेरिका सैकड़ों बार इस पर बमबारी कर चुका था, लेकिन वियतनामी लोग तुरंत इसका मरम्मत कर लेते थे। यह मार्ग वियतनामियों को रसद सप्लाई करता था।
यह मार्ग वियतनामियों के लिए जीवन रेखा थी, इसलिए अमेरिका इस पर नियंत्रण करना चाहता था, लेकिन अंततः अमेरिका को हार मानना पड़ा। अर्थात हो ची मिन्ह मार्ग जो था वो हनोई से लेकर लाओस और कंबोडिया होते हुए ये दक्षिण वियतनाम तक जाने वाला एक मार्ग था और यह काफ़ी मजबूत था। और इस पर जो है अमेरिका जो है इसको कई बार इसको तोड़ने का प्रयास किया गया। इस पे सैकड़ों बार बमबारी कर चुका था, लेकिन फिर भी यह मार्ग ध्वस्त नहीं हुआ। और वियतनामी लोग जो थे वो तुरंत इसकी मरम्मत कर लेते थे, क्योंकि इसी मार्ग से जो है वियतनामी जो है वो सैनिकों के लिए जो है रसद सप्लाई करता था। रसद का मतलब होता है सैनिकों के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है उसे वह सप्लाई करता था, सैनिकों को पहुंचाने का काम करता था। और अमेरिका इस पर नियंत्रण करना चाहता था, लेकिन वह इसमें असफल रहा और अंततः जो है अमेरिका को हार मानना पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद चीन का क्या अर्थ है? हिंद चीन का अर्थ है भारत और चीन के सीमा के बीच आने वाले क्षेत्र। अर्थात भारत और चीन के सीमा के बीच जो क्षेत्र आते हैं उसी को हिंद चीन कहा जाता है। आमतौर पर इस क्षेत्र में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में ये तीन प्रमुख देश है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, जो हिंद चीन के भारत और चीन के सीमा के बीच में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति क्या है? 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांतियों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया था। 7 नवंबर 1917 को जो बोल्शेविक क्रांतिकारी थे उन्होंने वहाँ पर पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन टेलीफोन केंद्र, कचहरी और जितने भी सरकारी भवन थे उस सभी पर जो है बोल्शेविक क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। और करेंसी जो था, जो वहाँ का तानाशाह शासक था, वह देश छोड़कर भाग चुका था और देश की बागडोर जो है बोल्शेविकों के हाथ में आ गई थी। अर्थात करेंसी देश छोड़कर भाग गया और देश की जो बागडोर है वह बोल्शेविकों के हाथ में आ गया। इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या नवंबर क्रांति भी कहा जाता है। इसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार यह 25 अक्टूबर 1917 में हुई थी, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है और इसे नवंबर क्रांति भी कहा जाता है। यह जो क्रांति है ये नए कैलेंडर के अनुसार ये 7 नवंबर 1917 को हुई थी। इसीलिए इसे नवंबर क्रांति भी कहा जाता है और पुराने कैलेंडर के अनुसार यह 5 अक्टूबर 1917 को हुई थी, इसीलिए इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। अब हम लोग इसके दीर्घ प्रश्नों को देखेंगे। दीर्घ में फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूरोप के राष्ट्रवाद के तो वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 6 कारण दिया गया है। तो पहला कारण है, यूरोप यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे, जिसमें फर्स्ट है सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था के कारण आम जनता की स्थिति बहुत ही दयनीय एवं शोचनीय थी। आम जनता में उच्च वर्ग के खिलाफ भयंकर आक्रोश था।
यानी वहाँ पे जो सामंतवादी व्यवस्था जो थी, वहाँ पे लोग, जो आम लोग थे, उसका जो है शोषण किया जाता था, जिस कारण जो है वहाँ के लोगों में जो है सामंतों के खिलाफ जो है, उस व्यवस्था के खिलाफ जो है भयंकर गुस्सा, भयंकर आक्रोश आ गया था। दूसरा कारण है राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास। पुनर्जागरण के फलस्वरूप देश में राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास हुआ, जिसके कारण कई राष्ट्रवादी आंदोलन का जन्म हुआ। तीसरा है पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण के फलस्वरूप जनता में बौद्धिकता एवं तर्कवादिता का विकास हुआ था। तो पुनर्जागरण हुआ जिसके वजह से वहाँ के लोगों में जागरूकता आई, उसमें तर्क करने की क्षमता जगी, बौद्धिकता जगा। तो ये भी जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का एक प्रमुख कारण था, पुनर्जागरण का प्रभाव। चौथा है मध्यम एवं श्रमिक वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग के उदय ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। इनकी हालत बहुत ही दयनीय थी, जिस कारण दोनों वर्गों में समान रूप से आक्रोश था। नेक्स्ट है कला, भाषण और कविताओं का योगदान। उस राष्ट्रवाद के उदय में कला, भाषण और कविताओं का प्रमुख योगदान है। ऐसे अनेक कवि और लेखक हुए जो अपने गीतों और कविता के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया। अर्थात उस समय में कुछ ऐसे लेखक हुए, कुछ ऐसे कवि हुए जो अपने गीतों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का काम करते थे। नेक्स्ट है इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति। इंग्लैंड और फ्रांस में हुए क्रांति के कारण यूरोप के अन्य देशों में भी राजतंत्र के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ गई थी। अर्थात जो यूरोप में जो खासकर इंग्लैंड और फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, इसका असर विश्व के बाकी देशों में भी पड़ा और वहाँ के लोगों ने भी जो है क्या काम किया, इन देशों से सीख कर, इन देशों से प्रेरणा लेकर जो है अपने देश में भी जो है राष्ट्रवादी आंदोलन जो है प्रारंभ कर दिए थे। इसका प्रारंभ हमारे भारत में भी, इसका प्रभाव जो है हमारे भारत में भी पड़ा था। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसको जो है यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है रूसी क्रांति के क्या कारण हैं। यह भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण है। यह जो क्रांति हुआ था यह 1917 में हुआ था। पहला है जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन। रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय एक अयोग्य शासक था। जो रूस का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय, वह एक अयोग्य शासक था। राजतंत्र की शक्ति सीमित की जा चुकी थी, लेकिन रूसी राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। यानी राजतंत्र की शक्ति को जो है सीमित कर दिया गया था, लेकिन जो रूस का जो राजतंत्र था वह अपने विशेष अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहता था। गलत सलाहकारों के कारण जार जनता के साथ जो है काफ़ी मनमानी किया करता था। राज्य के सभी पदाधिकारी भी निरंकुश हो चुके थे। जो वहाँ का जो शासक था जार, वह लोगों के साथ मनमानी करने लगा था और उसके यहाँ तक कि उसके अधिकारी जो थे वो भी निरंकुश हो चुके थे, वो भी लोगों के साथ जो है मनमानी करना शुरू कर दिए थे। दूसरा कारण है कृषकों एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस की अधिकतर जनता कृषक अर्थात मजदूर थे, जो अपने छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती किया करते थे। करों के बोझ के कारण उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। मजदूरों को कम मजदूरी में अधिक काम करना होता था। उन्हें किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिकीकरण की समस्या। रूस में
कुछ ही क्षेत्रों में उद्योग स्थापित थे। राष्ट्रीय पूंजी के अभाव में विदेशी पूंजी का निर्भरता बढ़ गई। वि, विदेशी पूंजीपति अधिक आर्थिक शोषण करते थे। यही इन्हीं सब वजहों से जो है औद्योगिकरण की समस्या उत्पन्न हो गई। अर्थात जो वहाँ पे जो पूंजीपति लोग थे, जो पूंजी वाले थे, वो सब जो है वहाँ पर जो है गरीबों का शोषण करते थे, मजदूरों का शोषण करते थे, है ना? और इस वजह से जो है वहाँ पे औद्योगिकरण की समस्या उत्पन्न हो गई, जो कि एक क्रांति का कारण बन गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट टॉपिक है रूसीकरण की नीति। रूस में यहूदी, पोल, फिन, उज़्बेक, कजाक, रूसी आदि जाति के लोग रहते थे। उनकी भाषा और रीति रिवाज अलग थे। अर्थात रूस में ये अलग अलग जो है जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते थे और उनकी भाषाएं और रीति रिवाज भी अलग थी। जार द्वारा सभी पर रूसी भाषा और शिक्षा और संस्कृति थोपने का प्रयास किया गया। अर्थात रूस में जो था अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, लेकिन वहाँ का जो शासक था जार, उसने सभी के लिए जो है रूसी भाषा बोलना अनिवार्य कर दिया। सभी पे जो है रूसी भाषा थोप दिया गया और इस कारण से जो है लोगों में जो है वहाँ पे असंतोष की भावना हो गई। अर्थात रूसीकरण की नीति जो है यह भी जो है रूस की क्रांति का जो है एक प्रमुख कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्धिक क्रांति एवं मार्क्सवाद। लियो टॉल्स्टॉय तथा कार्ल मार्क्स जैसे विद्वानों ने के विचारों ने लोगों को प्रभावित किया। लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई। मजदूर और किसान एक होने लगे। अर्थात वहाँ पे जो है कुछ दार्शनिक लोग आए, जैसे टॉल्स्टॉय हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, और भी बहुत सारे विद्वान हैं, और इनके विचारों ने लोग वहाँ के लोगों को प्रभावित किया और जिस कारण से जो है वहाँ के लोगों में राजनीतिक चेतना जाग गई और वहाँ के मजदूर और किसान जो है एक होने लगे। नेक्स्ट है तत्कालिक कारण तथा विश्व युद्ध में रूस की पराजय। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस की जो पराजय हो गई थी वो तत्कालिक कारण था इस क्रांति का, रूस की क्रांति का। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय 1917 के क्रांति का तत्कालिक कारण बना। युद्ध में कृषि और उद्योग से जुड़े लोग भी सैन्य कार्य के लिए युद्ध में भेजे गए थे, जिसका प्रतिकूल असर अनाज एवं अन्य उत्पादन पर पड़ा, जिस कारण रूस में भूखा की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। जनता रोटी दो नारे के साथ सड़क पे उतर गई, जिससे क्रांति की शुरुआत हो गई थी। तो रूस के क्रांति के ये 6 महत्वपूर्ण कारक है। जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन, कृषकों एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति, औद्योगिकरण की समस्या, रूसीकरण की नीति, बौद्धिक क्रांति एवं मार्क्सवाद, और तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। अब नेक्स्ट प्रश्न है फ्रांस के क्रांति के क्या कारण थे। तो फ्रांस के क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण को देखते हैं। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, यानी जो फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम पादरी, द्वितीय कुलीन और तृतीय जो थे आम लोग। पहले 2 वर्गों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, अर्थात ये जो पादरी और कुलीन वर्ग के जो लोग थे इनको विशेष अधिकार प्राप्त थे और वे करों से मुक्त थे, इन्हें कर नहीं देना पड़ता था। जबकि तृतीय वर्ग अर्थात किसान, मजदूर, व्यापारी, इन सभी को जो है भारी कर देना पड़ता था। तो यह जो है फ्रांस की क्रांति का जो है एक महत्वपूर्ण कारक बना। ये सामाजिक कारण हो गया। दूसरा है आर्थिक कारण। लगातार युद्धों और शाही फिजूल खर्ची से राजकोष खाली हो गया। यानी फ्रांस में जो लगातार युद्ध हो रहे थे, जिस वजह से जो है फ्रांस में जो है जो वहाँ का राजकोष जो था वो खाली हो चुका था और बढ़ती कीमतें
खासकर रोटी की बेरोजगारी ने आम जनता को वहाँ पर गरीब बना दिया था। तो ये आर्थिक कारण था। नेक्स्ट है राजनीतिक कारण। राजा लुई 16वां का कमजोर, निरंकुश और अयोग्य शासन, भ्रष्ट प्रशासन और जनता की उपेक्षा। यानी वहाँ वहाँ का जो शासक था लुई 16वां, वो निरंकुश हो चुका था, अयोग्य हो चुका था, जिस वजह से जो है वहाँ के क्रांति का जो है यह कारण बना। नेक्स्ट है बौद्धिक कारण। रूसो, वाल्टेयर, मॉस्क्यू जैसे दार्शनिकों के विचारों ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श को फैलाया, जिससे लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। अर्थात कुछ उस समय कुछ दार्शनिक आ गए थे, उस समय तक कुछ विचारक आ गए थे, जैसे रूसो है, वाल्टेयर है, मॉस्क्यू है, कार्ल मार्क्स है। तो इन लोगों के विचारों ने लोगों को प्रभावित किया, और जिस वजह से जो है लोग जागरूक हो गए। तो ये है बौद्धिक कारण। उसके बाद है प्रेरणा। अमेरिकी क्रांति की सफलता ने फ्रांसीसी लोगों को प्रेरित किया। वे भी अपने शासकों के खिलाफ खड़े हो गए। अर्थात अमेरिका में जो क्रांति हुआ, उसको देख के फ्रांस के लोगों ने भी सीखे, वो भी सीख लिए, और वहाँ के लोग भी जो है शासक के खिलाफ खड़े हो गए। इन सभी कारकों के मेल से फ्रांस में 1789 में क्रांति भड़क उठी, जिससे राजशाही को खत्म कर दिया गया और गणतंत्र की नींव रखी गई। इसके अलावा भी कुछ कारण हैं। निरंकुश शासन व्यवस्था, समाजवाद का प्रसार, जनता की जागरूकता, लुई फिलिप की दुर्बल नीतियाँ। तो इस प्रश्न के जो मुख्य बिंदु है वो यही है: सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और बौद्धिक कारण। आप सभी विद्यार्थी अब इस वीडियो को देखें और इसको समझने का प्रयास करें, और जो भी इस बार मैट्रिक की परीक्षा देने वाले जो भी विद्यार्थी है, आप उन सभी को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और इसके जो चैप्टर अब रह गए हैं उसको दूसरे वीडियो में जो है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको समझाया जाएगा।